नमस्कार, मैं हूं नवजीत सिंह रावत और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पूरी तरह से सिविल सर्विस के बारे में। सिविल सर्विस की तैयारी में देखो, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी 10+2 पास करेंगे, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अब तैयारी शुरू करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को कुछ दिखता नहीं है, क्या करें। सुनने में तो अच्छा लगता है सिविल सर्विस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, एसडीएम की तैयारी, लेकिन कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी आंखें खोलिए, जितना बड़ा लक्ष्य है, जितना बड़ा मकसद है, उसके पीछे उतना ही बड़ा डेडिकेशन है, उतना बड़ा ही समर्पण है और आपको समर्पित होना चाहिए। बहुत लोग तो कहते हैं सर तैयारी शुरू कर दिए लेकिन डीमोटिवेशन होता है। मैं बताऊंगा, जिस चीज़ से आपको प्यार है, जिस चीज़ से आपको प्यार है, जिस चीज़ से आपको लगन है और आपको क्या मिलने वाला है मेहनत करने के बाद, परिश्रम के बाद, क्या आपको थकान महसूस होगा? क्या आपको डीमोटिवेशन होगा? हमको तो लगता है ऐसे लोगों को मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको अपने लक्ष्य से प्यार हो गया है, अपने लक्ष्य से मोहब्बत हो गया है। और अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, एसडीएम बनना है, तो क्या आपको लगता है कि आपके लक्ष्य से कोई भटका सकता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको खुद बनना पड़ेगा और किसी के मोटिवेशन के अधीन नहीं रहना पड़ेगा कि वो मोटिवेट करेगा तभी हम पढ़ेंगे, वो बताएगा तभी हम पढ़ेंगे। ऐसे लोग क्या होता है ना कि कुछ दूर तो जाते हैं बहुत उम्मीद के साथ, उसके बाद वो कहीं न कहीं जाकर के रुक जाते हैं। तो ये अलग बात है कि रेगुलर मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा तैयारी है कि आपको हर दिन अपने आप से नेगेटिविटी महसूस होगा। आपको खुद से लगेगा कि लगता है मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिनको लगेगा कि मेरा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सबसे पहला काम करना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी का बेड़ा उठाए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक गोल लिख करके एक कागज़ पे साट दीजिए। अगर आप 2020 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या 2021 में चाहते हैं या 2022 में चाहते हैं, तो एक गोल लिख करके, अगर यूपीएससी तो आईएएस लिख दीजिए और बीपीएससी तो एसडीएम लिख दीजिए। और लिख करके जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे दीवार में लगा दीजिए। और फिर देखिए जादू। जादू क्या? हर दिन उस कागज़ पे आपका नज़र पड़ेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, व्हेन यू सी दैट पेपर, व्हाट यू फील? यू फील अब समय कम रह गया है। और वो कागज़ आपसे पढ़वा देगा। जो कागज़ आपके सामने सटा हुआ है ना स्टडी टेबल के सामने, वो कागज़ आपको पढ़ने पे मजबूर कर देगा। होता क्या है ना कि हम लोग अपने गोल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से थकान हो जाता है। और क्या मिलेगा इसके बाद वो पता नहीं होता है, इसलिए थकान होता है। कभी बैठ करके आप वो 10 पॉइंट लिखिए जो आपको सफलता के बाद मिलने वाला है। 10 पॉइंट एकदम तसल्ली से लिखिए, फिर देखिए। और संभव हो तो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहीं पे उस कागज़ को चिपका भी दीजिए कि आपको 10 चीज़ें क्या मिलने वाला है आफ्टर सक्सेस। फिर देखिए पढ़ने में मोटिवेशन। और एक चीज़ और अपने आप से बोलिए, ये जो मौका मिला है अब दोबारा नहीं मिलने वाला। बिकॉज देखो, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है। अगर उस टाइम पीरियड को अगर आप बर्बाद कर दोगे, फिर मालूम हुआ फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। फिर आगे आपको नौकरी भी करना है, आपको शादी, घर वाले शादी भी कर देंगे, फिर शादी के बाद फिर दूसरी जिम्मेवारियाँ, बच्चे, फिर बच्चे के बाद फिर बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे की शादी, हाँ, फिर बुढ़ापा। तो एक सर्टेन प्रकृति ने एक टाइम सर्टेन फिक्स किया है कि देखो जी, ये 2 साल का जो समय है तुम्हारा बहुत ही प्रीसियस है। तो जब पता है आपको कि 2 साल का समय है, तो 2 साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, ये लिख लीजिए आप कागज़ पे। अपना खुद का गोल सेटिंग कीजिए कि अब मेरे पास 2 साल है, इतने महीने हैं, इतने दिन हैं और इतने घंटे और इतने मिनट हैं। किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन के लिए। फिर देखिए अंदर से कैसा आप मोटिवेट होते हैं। आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। बिकॉज जब आपको पता चल जाएगा कि इस दिन मेरा पीटी एग्जाम है, इस दिन मेरा मुख्य परीक्षा और इस दिन मेरा इंटरव्यू होने की संभावना है,
और मेरे पास इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट बचा है। मजाल है कि आप 1 मिनट भी बर्बाद कर देंगे, और मजाल है कि 1 मिनट भी समय बर्बाद करेंगे नेगेटिव चीज़ों में, ये सोचने में कि लगता नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल के बाद दूसरे काम में फिर लगा देंगे घर वाले। अगर आप नहीं भी लगना चाहेंगे ना, तो आपके घर वाले दूसरे काम में लगा देंगे। तो अगर आपके पास मालूम है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही दिन बचे हैं, तो आप किस तरह जिएगा? फील इट, महसूस कीजिए। अगर किसी आदमी को आकर के यमराज ये बोले कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का समय है और जो करना है करो, 2 years फॉर एवरीथिंग, आप क्या करेंगे? क्या ऐसे जीवन जिएंगे जैसे का तैसे? हमको तो लगता है आप सोइएगा भी नहीं। क्यों? अगर अब मालूम हो जाए किसी को कि मेरे पास सिर्फ 2 साल बचा है, तो वो तो जो है ना कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, वो भी सोना भूल जाएंगे, है ना। संडे को संडा बनाते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मत कहिए। कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सुबह 9 बजे उठते हैं। चलो, अगर 2 बजे पढ़ाई करके सोए, 3 बजे पढ़ाई करके सोए, तो एक बात है कि चलो आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, बिकॉज इट्स जेन्यून। कोई बंदा 3 बजे रात को सो रहा है, तो चलो 9 बजे, और सो भी रहे हैं 10 बजे और सुबह उठ रहे हैं 9 बजे। अब बताओ, ऐसे बच्चों को कौन मोटिवेट करेगा? कौन इनका बेड़ा पार लगाएगा? तो बात यह है कि अपना मोटिवेशन खुद बनिए और अपना गोल डिसाइड कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए कि मेरे पास सिर्फ 2 साल है, इतना ही समय रहा है, और जो करना है मेरे को कर लेना है। इसके बाद कोई मेरे को टाइम नहीं देने वाला। फिर देखिए, हाँ, अगर यूपीएससी आईएएस बनना गोल है आपका, तो इस गोल को लिख करके साट दीजिए दीवार पे, जहाँ पे स्टडी करते हैं। हर दिन देखिए, और जब आपका भी नज़र इस पे पड़ेगा ना, फिर ये आपसे पढ़वा लेगा, ये आपसे पढ़वा लेगा। क्यों? जब ब्रश कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और जब भी गलती से भी नज़र पड़ गया अपने गोल सेटिंग पे, ये कहेगा तुमसे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ो। अगर इसके सामने अगर डेट भी दे दिया, मान के चलो 2020 या 2021, हाँ, तो ये बोलेगा पढ़ो। क्यों? टाइम घट रहा है, टिक 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 टिक। तो क्या मजाल है कि 1 मिनट भी बर्बाद करेंगे? तो समय नहीं बर्बाद करना है। आप यही मान के चलो कि मेरे पास इतना लिमिटेड समय है, और अपने समय को बहुत ही संभाल के एक एक चीज़ों पे कायदे के साथ रख के चलें। और देखो, यूपीएससी है ना, बीपीएससी में तो कुछ हद तक पता भी चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या कर लें, लेकिन यूपीएससी में, आईएएस के एग्जामिनेशन में प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई उम्मीद नहीं लगा सकता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। खासकर 40 से लेकर के 50% क्वेश्चन, 40 से 50% क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाइड होकर पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल, हर चीज़ देखना है, लेकिन उस मटेरियल में क्या काम का पूछ सकता है वो पढ़ना है। नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स उसका बनाना है जिसको संभावना है कि मैं भूल सकता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, सभी चीज़, जितना किताब पढ़े, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पढ़ें, हिस्ट्री, सबका नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स बनाने में समय कितना लगता है? बहुत समय। और अपना ही बनाया हुआ नोट्स 1 महीने के बाद लगता है खराब है, अब दूसरा नोट्स बनाएं, तो कितना समय बर्बाद हुआ। और अपना ही बनाया हुआ नोट्स आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम उस चीज़ का नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स बनाएं जो लगे कि मैं भूल सकता हूँ, उसी चीज़ का नोट्स बनाइए। और अपना मोटिवेशन खुद बनिए। हम मोटिवेट करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, आपको पानी छींटते रहेंगे आपको, ताकि आप सो मत जाइए। लेकिन जब तक आपको अंदर से भूख नहीं लगेगी ना, तब तक कौन क्या करेगा? ठीक है, याद है वो घटना, एक बार एक बस में कुछ लोग जा रहे थे, और एक पानी वाला चढ़ गया, गिलास लेकर के पानी बेच रहा था पूरे बस में घूम घूम कर, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। एक आदमी बोला, कितने का पानी है? बोला 2 रुपये का, 2 रुपये का एक गिलास। बोलता 2 रुपये का गिलास 1 रुपया में दोगे? आगे बढ़ गया,
जिसको प्यास लगा हुआ था वो उसको बुलाया और बोला कि पानी दो। पानी लिया, पहले 5 गिलास पानी पिया। 5 गिलास पानी पीने के बाद फिर वो बच्चे को बोलता है कितना पैसा हुआ, तो बोलता है 10 रुपया। खुशी खुशी 10 रुपया उसको दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, लगन होना चाहिए, प्यास होना चाहिए अंदर से। जब तक प्यास नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, गिलास, प्लास्टिक के गिलास में 2 रुपया, स्टील के गिलास में 2 रुपया, शीशा के गिलास में, चांदी के गिलास में, सोना के गिलास में। अगर सोने के गिलास में भी, चांदी के गिलास में भी पानी अगर आपके सामने कोई लेके आएगा और अगर आपको प्यास नहीं है तो आप उस पानी की कोई वैल्यू नहीं। तो मैं जगाता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, लेकिन आपके अंदर से प्यास होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति जो आपने डिसाइड किया है। बहुत सारे फ्रेशर्स हो, उस फ्रेशर्स को मैं बोल रहा हूँ जिनके पास 2 साल का समय है, जिनके पास 3 साल का समय है, या किसी किसी के पास 1 साल का समय है। आप अपने समय को लिख दो, लिख के साट दो। जैसे कोई BA पार्ट 1 का है तो उसके पास 3 साल का समय है, तो लिख दो कागज पे कि कब मेरे को IAS में बैठना है, और उसकी तैयारी आज से शुरू करो। जैसे कोई हवन पूजा करना है ना, हवन करने के पहले तैयारी करते हैं। या फिर याद करो जब 10th में, जब 10th देना होता है तो आपको पता था कि मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में मेरा एग्जाम होगा, और कितने साल पहले पता होता है आपको, 4-5 साल पहले पता होता है। और मैट्रिक देने के पहले, बोर्ड एग्जाम देने के 2 साल पहले आप किस तरह से तैयारी करते हो? आप इस तरह तैयारी करते हो कि दूध अगर माँ ने ला के रख भी दिया और पढ़ाई कर रहे हैं तो पता नहीं वो दूध पिया कि नहीं पिया, ठंडा हो गया, ऐसे रखा रह गया। क्यों? वो लक्ष्य के प्रति आपका प्यार था, वो लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन था, वो रिवीजन था, खुद से रिवीजन था कि आप उस रिवीजन में पढ़ते पढ़ते अपने आप को भूल गए, क्या आसपास में हो रहा है वो भूल गए, दूध का बोतल भूल गए, दूध का गिलास भूल गए। ये होता है लगन। तो फिर से एक बार वही जोश जगाइए, वही हिम्मत जगाइए। किसके लिए? अपने करियर के लिए। वो मैट्रिक में जो आप तैयारी किए थे, हमको पता है मैट्रिक में तैयारी जोर शोर से होता है, उसके बाद इंटर में तैयारी नहीं होता है कोई किसी से, ग्रेजुएशन में और तो कोई तैयारी नहीं करते हैं। बस कॉलेज गए, पार्ट 1 तो कैसे बीत गया पता नहीं, पार्ट 2 जाते जाते कुछ कुछ याद हुआ, कॉलेज में एडमिशन हो गया है, और पार्ट 3 जब एग्जाम देना होता है तब लगता है अच्छा अब मैं ग्रेजुएट होने जा रहा हूँ। ये होता है। तो जो तैयारी आपने ईमानदारी से मेहनत मैट्रिक के वक्त किया था, 10th के वक्त किया था 2 साल, वैसा ही मेहनत की जरूरत अब है दोस्तों। उस वक्त तैयारी किए तो क्या मिला? कागज का एक टुकड़ा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट से आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उस सर्टिफिकेट पे पूरा जिंदगी निर्भर करेगा, आपका सारा खुशहाली निर्भर करेगा, आपके बच्चे का भविष्य निर्भर करेगा। ठीक है? तो खुल के मेहनत कीजिए और अपना गोल सेटिंग खुद कीजिए, और प्यास होना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से करो कि अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, तो देखो आपको पता है कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। किसी के पास 12 घंटा अवेलेबल है पढ़ने के लिए, किसी के पास 8 घंटा अवेलेबल है पढ़ने के लिए, और किसी के पास 4 से 6 घंटा अवेलेबल है पढ़ने के लिए। आपको अपनी समझदारी से आपके लिए करियर कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा अपने करियर के लिए। तो जिसके पास 12 घंटा अवेलेबल है, कहने को 12 घंटा अवेलेबल है, लेकिन पता है कुछ लोग उस 12 घंटे में 5 घंटे का ही यूज कर पाते हैं, अगर सही कहो तो 5 से 6 घंटा। और जिसके पास 8 घंटा है वो भी 5-6 घंटा का यूज कर पाता है। और जो वर्किंग है, जिनके पास 4-5 घंटा है, वो भी 4-5 घंटे का यूज कर लेता है। तो तीनों में तो एक लेवल की बात हो गई ना। तो घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं कि मैं तो वर्किंग हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। आप 5 घंटे अगर पढ़ते हो तो ये मान के चलो जिसके पास 12 घंटे वो भी उतना ही पढ़ रहा है। वो अलग बात है कि किताब खोल के घूम रहा है, किताब खोल के मोबाइल देख रहा है, किताब खोल करके चैटिंग हो रही है, लेकिन आपको भी उतना समय मिला है, उसको भी उतना समय मिला है, उसको भी उतना समय मिला है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपके जो ऑफिस में काम करता है तो आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपया है तो आप ही के बगल वाले टेबल की सैलरी 80,000 रुपया है,
उसी के बगल टेबल में 1 लाख रुपया है, किसी का 5 लाख रुपया भी सैलरी आपके ऑफिस में। ऐसा क्यों? आप भी 8 घंटे काम करते हैं, वो भी 8 घंटा काम करता है। अंतर किससे होता है पता है? आप समय को यूटिलाइज करके कितना जल्दी आगे बढ़ें, इस बात पे सैलरी डिसाइड होता है। आपने अपने जीवन में वैल्यू एडिशन कितना किया, इस बात पे सैलरी डिसाइड होता है। आप में कुछ सीखने की क्षमता है या फिर आप डेड हो गए, इस बात पे आपकी तरक्की निर्भर करता है। अगर आपको लगता है जिस दिन की बस सीख गए, अब सरकारी नौकरी में आ गए, अब तो जो होना है सैलरी तो 30 तारीख को आएगा ही आएगा, यू डेड दैट डे स्पेशली। तो आपको निरंतर अपने आप में वैल्यू एडिशन करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कोचिंग 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 कोचिंग। देखो, कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, कुछ नहीं पता, कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं पता, जो खुद से नहीं समझ सकता है, उसको मदद करने के लिए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए उसको कोचिंग ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो सबसे बड़ा कोचिंग आपका सिलेबस है, सबसे बड़ा कोचिंग आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। यूपीएससी या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स, सबसे बड़ा कोचिंग आपका सिलेबस है, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान दो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। मॉक टेस्ट, लोग बोलते हैं ना कि सर पढ़ाई तो कर लिया, ये टेस्ट क्या होता है जो पीटी और मेंस में होता है? देखो, मॉक टेस्ट जो देते हैं ना, और जो भी सफल हुए बंदे, उनसे अगर बात करो तो एक बात अच्छा लगता है जो वो बोलते हैं कि देखो, लोग क्या करते हैं गलती, जब आईएएस या बीपीएससी के जब भी पीटी का एग्जाम होता है तो लोग क्या करते हैं कि 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज पकड़ते हैं, 3 महीना पहले टेस्ट सीरीज पकड़ते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती है। और जब लास्ट मोमेंट में पूरा पढ़ करके आप लास्ट में जब टेस्ट देते हैं 3 महीने पहले, तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस होता है। कब? जब नंबर आपका कम आता है, तब आपको लगता है यार क्या गलती कर दी है, अगला साल ही गलती नहीं करेंगे। तो ये गलती मत करना। टेस्ट सीरीज जो है, देखो, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें जरा भी विघ्न मत डालना। टेस्ट पे जितना ही प्रैक्टिस रहेगा, क्यों? एक क्रिकेटर को पता है कि गेंद किस एंगल से आएगा और कैसे घुमा के मारना है उसको, तो आपके लिए कोई नया गेंद नहीं रहेगा। जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो हर एक एंगल से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगा, और को किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किधर घुमाना है उसको, बल्ला किस तरफ घुमाना है, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट कहीं का भी पकड़ो, यहाँ का पकड़ो, बाहर का पकड़ो, दिल्ली का पकड़ो, इलाहाबाद का पकड़ो, पटना, कहीं का भी, जहाँ भी मिल जाए आपको। लेकिन टेस्ट स्टडी के साथ साथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, और टेस्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टेस्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम के पहले 3 महीने 4 महीने पकड़ लिया, उसके बाद नहीं पार हो जाएगा ना। कुछ लोग कर पाते हैं जो कि बहुत उंगलियों पे गिनने लायक हैं, लेकिन सब तो ऐसा नहीं है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं अभी से, सर इंटरव्यू आईएएस का इंटरव्यू कैसा होता है, बीपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है, आप बता देते तो अच्छा रहता है। मेरे पास बराबर मोबाइल में आता रहता है मैसेज। मैं बोलता हूँ देखो, माना कि इस चीज़ का तैयारी उल्टा होता है। लोग क्या करते हैं, जब भी सिविल सर्विस का तैयारी करना होता है, लोग उल्टा तैयारी करते हैं। उल्टा क्या? लोग सोचते हैं पहले पीटी, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ऐसे कर करके लोग तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन इसको जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ, पहले पर्सनालिटी टेस्ट। वो पर्सनालिटी टेस्ट क्या हुआ, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं यूपीएससी में। उसके बाद मेंस, अगर मेंस अच्छा से कर लिया तो पीटी वाला काम जो है आपका आसान हो जाएगा। तो जस्ट सिविल सर्विस की तैयारी आप उल्टा करो। सबसे पहले अपना पर्सनालिटी पे ध्यान दो। पर्सनालिटी क्या? कम्युनिकेशन स्किल, कैसे आप बोलते हो, कैसे करते हो, क्या आप डिजर्व करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, थक तो नहीं जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि बहुत थकान होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो आप बेकार इस सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हो। आप किसी और चीज़ की तैयारी शुरू करें। अगर आप सोसाइटी, समाज सेवा, देश सेवा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो मत आइए इस फील्ड में, फिर आपके लिए कोई और फील्ड बना है। देखो, रोटी तो मिल जाएगा, पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि यही जरिया है।
और अगर पैसा कमाने के लिए सिर्फ यहाँ आ रहे हो, नाम कमाने के लिए आ रहे हो, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर सिर्फ सोच रहे हो कि सिर्फ पैसा कमाएंगे और नाम कमाएंगे और लाल बत्ती, पीला बत्ती, हरा बत्ती, रॉन्ग डिसीजन। तो पूरी तरह से डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा। देश को एक ऐसा जिम्मेवार आदमी चाहिए, डिसीजन मेकर चाहिए, जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक मौद्रिक नीति के लिए व्यवस्था बनाए, काम करे, देश के हर सेगमेंट के लिए काम करे, देश के अंतिम व्यक्ति तक हर एक योजना का लाभ मिले, उसका वॉच करे। ऐसा व्यक्ति चाहिए इनको। और जब पद इतना बड़ा होगा तो फैसिलिटी कितनी बड़ी होगी, सुविधाएं कितनी बड़ी होगी, बताया नहीं जा सकता। और इसको लिमिटेशन में बांधा नहीं जा सकता। अथाह सुविधाएं देश में भी और विदेश में भी। ठीक है, तो इस चीज़ की तैयारी आप उल्टा करें। सबसे पहले आप पर्सनालिटी टेस्ट, कहा जाता है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सबसे पहले फर्स्ट डिजर्व, पहले डिजर्व अपने आप को निखारिए, इस लायक बनाइए, फिर बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। मेंस में देखिए, पीटी का सिलेबस देखिए, और जो मेंस में कवर हो जा रहा है, पीटी मेंस का माइंड सिलेबस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेंस के आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, और संभव हो तो प्रतिदिन एक पेज तो जरूर लिखिए आप। और वो टॉपिक कहाँ से हो? टॉपिक हो सकता है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल से हो, टॉपिक हो सकता है देश में अभी जो वर्तमान मुद्दा चल रहा है उससे हो, टॉपिक हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे हो जो अभी किसी मैगजीन्स में का लेख हो। और हर टॉपिक पे पढ़िए उसको, वो है क्या। उसके बाद जैसे चाइना साउथ सी जो डिस्प्यूट चल रहा है, एक मुद्दा हो सकता है, उस टॉपिक को पढ़िए, और टॉपिक को पढ़ करके फिर लिखिए। ये नहीं कि किताब में जो लिखा बस वही लाइन टू लाइन उतार दिया ना, उसको पढ़ करके फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, गलत लिख रहे हैं, सलत लिख रहे हैं, अभी मायने नहीं रखता है। मायने कब रखता है? एग्जामिनेशन से कुछ महीने पहले। अभी बस लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और ये देखिए लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। और अगर लिखा जा रहा है अभी, तो याद रखिए जब 20 क्वेश्चन मेंस में लिखना होता है, वहां पे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लोग बोलते हैं सर तैयारी तो शुरू कर दिए, लेकिन कहाँ जाएं, मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाएं? देखो, मार्गदर्शक जो है हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक मिलना थोड़ा मुश्किल है। और सच्चा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? हो सकता है आपके पिताजी हो सकता है आपके बड़े भैया हो सकता है आपके बड़ी दीदी हो सकता है आपके कोई गुरु हो, या हो सकता है कोई जिनको आपके फैमिली मेम्बर जानते हैं वो हो। वो आपको पथ प्रदर्शक का काम करे, आपको रास्ता बता दे। लेकिन कहा जाता है, कबीरदास ने कहा है ना कि क्या कहा है, समय का राजा होना चाहिए। अगर जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आपको लेना है और अच्छा समाधान लेना है, तो आपको कौन मदद करेगा? समय का राजा। समय का राजा। जैसे अभी अगर कोविड-19 आया हुआ है, तो ये जो समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, कैसे हैंड वॉश किया जाए, कैसे सैनिटाइज किया जाए, तो इस समय का राजा ही बता सकता है। और समय के वैद्य, समय का वैद्य मतलब क्या होता है? डॉक्टर। एक सही डॉक्टर बता सकता है इसका इलाज। अभी अगर रोग अभी हुआ है तो डॉक्टर भी अभी का चाहिए। ठीक है, अगर धनवंतरी के पास जाकर के इसका उपाय ढूंढेंगे तो शायद मुश्किल हो। अगर समय का राजा अभी होना चाहिए, अगर जाएंगे आप औरंगजेब के पास, अकबर के पास, हुमायूं के पास कोविड-19 का समाधान ढूंढने, तो वो क्या बताएगा? और समय का गुरु होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, समय का गुरु के पास जाओ। समय का गुरु ही आपको रास्ता बताएगा और आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपको सफलता तक पहुंचाएगा। कभी कभी समय का गुरु क्या करते हैं लोग, जो 10 साल पहले आईएएस बने थे, 15 साल पहले आईएएस बने थे, 20 साल पहले आईएएस बने थे, उनके पास जाकर के सलाह लेने की कोशिश करते हैं। और सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि उनके समय का देखो बच्चों सिलेबस कुछ और था,
उनके समय का रणनीति कुछ और था, उनके समय का विषय कुछ और था, लिखने का तरीका कुछ और था। वो तो उसी वक्त का बताएंगे आपको, और वो सारा चीज़ भूल भाल भी गए हैं। जब 10-15 साल पहले पढ़ाई करते थे, एक गति था, एक मोमेंटो था, तो वो तो अनुभव ही बताएंगे, उससे ज़्यादा तो आपको हेल्प नहीं करेंगे। और हेल्प भी करेंगे तो सोचेंगे चलो कोई तो आया बैठ के बात करने के लिए। ऑफिस में तो कोई सुनता नहीं है उनको, घर में तो पत्नी सुनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो कोई तो मिला चलो बैठ के उससे अनुभव शेयर करे, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो जब भी आपको अपने करियर का या कोई भी समस्या का समाधान लेना है, समय के गुरु के पास जाओ, ये आपको रास्ता बताएंगे। ये गुरु पटना में मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, इलाहाबाद में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, समय के गुरु के पास ही जाना, जो अभी उस समस्या को फेस कर रहा है, जिसका अभी उस समस्या पे पकड़ है, अभी उसके पास समाधान है और उस पर काम कर रहा है। वही आपको बचा सकता है मझधार में डूबने से, भटकने से। ऐसे के पास मत चले जाना जो 10 साल पहले का, 20 साल पहले का प्राचीन काल के हो गए। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पढ़ाई में आगे बढ़ाएगी, और अपने पढ़ाई को गति दो, दिशा दो, और अपने भरोसा रखो। अपने भरोसा नहीं है ना, तो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकते हो, और पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। और सच्चाई मैं बताता हूँ, जितने भी बुक्स हैं ना मार्केट में, जितने भी बुक्स हैं ना दुनिया में, सर्वे बताता है कि 90% लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, और बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। सिर्फ 10% ही लोग बुक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। बुक को पढ़ लेना और अध्ययन करना दोनों में अंतर है दोस्तों। तो सिर्फ 10% लोग बुक पढ़ते हैं, और वही 10% लोग मकाम पे हैं। तो डेली पढ़ना सीखो, अध्ययन करना सीखो। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है अध्ययन करना, तो अध्ययन करना सीखो। और जब भी मोटी मोटी बुक, चूँकि यूपीएससी या बीपीएससी कमीशन की तैयारी में क्या होगा ना, हमेशा आपको मोटी मोटी बुक से पाला पड़ेगा। तो जो मोटी मोटी बुक है, तो मोटी मोटी बुक को कैसे पढ़ा जाता है, ये धीरे धीरे आएगा आपको। अभी बराक ओबामा, उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी को 3-3 महीने का कोर्स इसलिए कराया जा रहा है कि हाउ टू लर्न स्पीड बुक, हाउ टू लर्न वेरी फास्ट। इस पे उन कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग दिलवा रहे हैं बेटियों को। अंतर क्या है, किताब इतनी मोटी है, लेकिन उसमें सीखने लायक क्या चीज़ें हैं, कैसे सीखा जाता है, वो कोचिंग ट्रेनिंग देता है। समझ गए? तो आपको भी क्या करना है कि बुक इतनी मोटी है, लेकिन हमको कैसे सीखना है, इसमें से हंस की तरह कैसे अपना काम मोती चुनना है, ये करना पड़ेगा। तो बुक तो मोटी मोटी मिलेगी, आपको उसमें से अपने काम का चीज़ छांट लेना है। ठीक है, तो उस 10% लोगों में बनिए जो बुक में से चीज़ें छांटते हैं। उस 10% लोगों में बनिए जो मकाम हासिल करते हैं। उस 90% में मत जाना जो किताबों में खोए हुए और खो खो कर अपनी जीवन बर्बाद कर लिए हैं, और चाय की दुकान में बैठ के बोल रहे हैं अकबर ने अच्छा काम किया, हुमायूं ऐसे करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चाय के घूंट पी रहे हैं, बोल रहे हैं अकबर अगर आज ऐसा कर देता ना तो आज इंडिया में ऐसा हो जाता। बहादुर शाह जफर बहुत ख़राब आदमी था, उसने इंडिया में इंडिपेंडेंट की लड़ाई में सहयोग नहीं किया। तो यही करते रह जाओगे अगर आप उस 10% लोगों में नहीं बनोगे तो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर आएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लगता है और आगे भी आप चाहते हैं कि इस तरह वीडियो आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।